प्राचीन काल से ही असहयोग विरोध प्रदर्शन का एक डिग्निफाइड और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका रहा है। It is the right recognized from time immemorial of the subject to refuse to assist a ruler who misrules. 22 जून 1920 को वायसरॉय लॉर्ड जेम्सफोर्ड को एक पत्र लिखकर गांधी ने ब्रिटिश सरकार को एक प्रकार से अल्टीमेटम देते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनसे किए गए वादों को पूरा करे। पर जैसी की संभावना थी, ब्रिटिश सरकार पर गांधी के इस अल्टीमेटम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और परिणामतः 1 अगस्त 1920 को गांधी द्वारा औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कर दिया गया। दुर्भाग्यवश 1 अगस्त की सुबह ही बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। इस कारण संपूर्ण देश में एक ओर लोगों ने हड़ताल किए और जुलूस निकाले और दूसरी ओर तिलक के सम्मान में कई लोगों ने उपवास रखे और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसके साथ ही तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई ताकि असहयोग आंदोलन को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। असहयोग आंदोलन से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। अभी तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष एक शिक्षित मध्य वर्ग का संघर्ष था, किंतु असहयोग आंदोलन ने इसे सही अर्थों में एक जन आंदोलन, एक मास मूवमेंट के रूप में परिवर्तित कर दिया। उल्लेखनीय है कि असहयोग आंदोलन को शहरी क्षेत्रों में मध्य वर्ग के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और आदिवासियों का व्यापक समर्थन मिला। इसके अतिरिक्त इसमें श्रमिक वर्ग की भी पर्याप्त भागीदारी रही। यह सत्य है कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि काफी पहले से तैयार हो रही थी, पर इसमें निर्णायक भूमिका पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित हंटर कमीशन की रिपोर्ट की रही, जिसे गांधी ने पेज आफ्टर पेज अ थिनली डिस्गाइज्ड ऑफिशियल व्हाइट वॉश के रूप में वर्णित किया। इसके साथ ही सेवर्स की संधि, जिसके द्वारा मित्र राष्ट्रों ने ऑटोमन साम्राज्य को कई टुकड़ों में विभक्त कर दिया, इसने असहयोग आंदोलन के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार कर दिया। गांधी का अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर से विश्वास उठ गया। ब्रिटिश सरकार के प्रति उनके दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन आया। इसके बाद वे लगातार सहयोग से असहयोग की ओर बढ़ते गए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पराजित ऑटोमन साम्राज्य पर मित्र राष्ट्रों द्वारा कठोर शांति समझौता अधिरोपित किए जाने की खबर ने भारत में खिलाफत आंदोलन को गति दी। मार्च 1920 में पेरिस में खिलाफत नेता मोहम्मद अली ने विभिन्न राष्ट्रों के समक्ष प्रमुख रूप से 3 मांगे रखी। पहली तो यह कि तुर्की के सुल्तान, जो विश्व के संपूर्ण मुस्लिम समुदाय का खलीफा अर्थात धार्मिक प्रधान माना जाता था, उसका मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण कायम रहे। दूसरी यह कि सुल्तान के नियंत्रण में पर्याप्त क्षेत्र हो ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर पाने में समर्थ सिद्ध हो सके। और तीसरी यह कि
जजीरात अल अरब, जिसमें अरब, सीरिया, इराक एवं फिलिस्तीन सम्मिलित थे, उस पर मुसलमानों की संप्रभुता स्थापित हो। तुर्की का सुल्तान तुर्की के खलीफा के रूप में संपूर्ण मुस्लिम विश्व का धार्मिक और आध्यात्मिक प्रधान माना जाता था। 10 अगस्त 1920 को जब मित्र राष्ट्रों एवं ऑटोमन साम्राज्य के बीच संपन्न सेवर्स की संधि द्वारा ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया गया, तो भारत सहित विश्व के संपूर्ण मुसलमानों की धार्मिक भावना को गहरी ठेस पहुंची। इसे उन्होंने अपने खलीफा का अपमान समझा। नवंबर 1919 में भारतीय मुसलमानों द्वारा खिलाफत समिति के तत्वावधान में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें गांधी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए। खिलाफत समिति का गठन बंबई में मार्च 1919 में खलीफा के सम्मान की रक्षा के लिए किया गया था। इसके संस्थापकों में अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां एवं हसरत मोहानी सम्मिलित थे। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में पहली बार ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग की नीति पर विचार किया गया। खिलाफत नेताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और कहा कि इसके अभाव में सरकारी सेवाओं एवं परिषदों का बहिष्कार सहित किसी भी प्रकार का असहयोग संभव नहीं है। गांधी भी हिंदू मुस्लिम एकता की आवश्यकता समझते थे। उनका मत था कि मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन में यदि हिंदुओं ने मुसलमानों का साथ दिया तो मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस का साथ देंगे। शीघ्र ही गांधी खिलाफत और हिंदू नेताओं के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका में आ गए। जून 1920 में इलाहाबाद में आयोजित केंद्रीय खिलाफत समिति की एक बैठक में गांधी सहित कई हिंदू राष्ट्रवादी नेता सम्मिलित हुए, जिसमें असहयोग का एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया। गांधी ने कांग्रेस पर भी जोर डालना प्रारंभ किया कि वह भी ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग का एक समान कार्यक्रम निर्धारित करे। गांधी ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से अनुपालन किया गया तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। अधिवेशन में नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन, अहिंसात्मक असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवेशन ने सरकारी विद्यालयों, न्यायालयों एवं परिषदों के बहिष्कार के साथ ही विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लिया। अधिवेशन में राष्ट्रीय विद्यालयों, पंचायती अदालतों एवं खादी को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया गया। असहयोग से संबंधित इन निर्णयों का राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए हम शैक्षिक संस्थानों का उल्लेख कर सकते हैं जो 1920-22 की अवधि में राष्ट्रवादियों के प्रयास से स्थापित हुए।
इनमें अलीगढ़ का जामिया मिलिया इस्लामिया, जो बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया, बिहार, काशी और गुजरात विद्यापीठ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बोलपुर शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना हुई। इसके साथ ही एक और बात यह हुई कि राष्ट्रीय आंदोलन के कई दिग्गज नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू, लाजपत राय, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू आदि ने अपनी जमी जमाई वकालत का परित्याग कर दिया और असहयोग आंदोलन के साथ हो लिए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने की। इसमें कलकत्ता अधिवेशन में पारित असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव की पुष्टि की गई। अधिवेशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक नया संविधान प्रदान किया। इसने 350 सदस्यों की एक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की स्थापना का प्रावधान किया। इसके साथ ही प्रांतीय समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया तथा 15 सदस्यों की एक कार्यकारी समिति का गठन किया गया। आईएनसी के संगठनात्मक ढांचे में इन परिवर्तनों से असहयोग आंदोलन में तेजी आई। असहयोग आंदोलन को कांग्रेस द्वारा अपना नेतृत्व प्रदान किए जाने की वजह से इसे एक नई ऊर्जा की प्राप्ति हुई और जनवरी 1921 से संपूर्ण देश में इसका व्यापक प्रसार हो गया। गांधी और अली बंधु, जो खिलाफत आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने एक साथ संपूर्ण देश का भ्रमण किया और सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं और मुसलमानों की संयुक्त बैठकों को संबोधित किया। यहां मैं 17 नवंबर 1921 की एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, जब प्रिंस ऑफ वेल्स के बंबई आगमन पर संपूर्ण भारत में एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के दौरान 3 दिनों तक जो स्थिति रही, उसमें 59 लोगों की मृत्यु हुई। इससे गांधी इतने विचलित हुए कि उन्होंने घोषणा की, स्वराज हैज स्टंक इन माय नॉस्ट्रिल्स। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। निर्वाचित अध्यक्ष सीआर दास के जेल में होने की वजह से इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की। इस अधिवेशन में आंदोलन की गति को और तेज करने का निर्णय लिया गया तथा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने की अनुमति दे दी गई। 1 फरवरी 1922 को गांधी ने वायसरॉय रीडिंग को एक पत्र द्वारा चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के अंदर ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया और प्रेस को सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं किया तो वे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस के साथ ही सविनय अवज्ञा, मास सिविल डिसओबीडियंस का प्रारंभ कर देंगे। यह सविनय अवज्ञा सूरत जिले में बारदोली नामक स्थान से प्रारंभ किया जाना था। पर इसी बीच 5 फरवरी को ही गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान में हिंसा की एक घटना हो गई, जिसमें एक भीड़ ने
22 पुलिस कर्मियों को थाने के अंदर जीवित जला दिया। गांधी को हिंसा की इस घटना ने इतना आहत कर दिया कि उन्होंने आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया। गांधी ने यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहां तक कि मौत भी सहने को तैयार हूं। 12 फरवरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बारदोली में एक बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन की वापसी पर गांधी की तीखी आलोचना हुई। मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। मार्च 1922 में गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर 18 मार्च 1922 को ब्रूम्सफील्ड की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। अदालत के समक्ष गांधी का बयान और बाद में ब्रूम्सफील्ड द्वारा दिया गया निर्णय दोनों ऐतिहासिक हैं। शासन के विरुद्ध जनता में असंतोष फैलाने के तथाकथित अपराध में गांधी को 6 वर्ष के साधारण कारावास की सजा प्रदान की गई। गांधी की गिरफ्तारी के बाद स्वतंत्रता संघर्ष थोड़ा शिथिल पड़ गया, पर राष्ट्रीयता की ज्योति प्रज्वलित रही। यह जरूर है कि उसका क्षेत्र खुले जन आंदोलन से हटकर विधानमंडल के सदनों में आ गया। असहयोग आंदोलन के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसे गांधी युग की संज्ञा दी जाती है। कूपलैंड के अनुसार गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का रुख बदल दिया। अभी तक जो आंदोलन नगर के बुद्धिजीवी वर्ग तक सीमित था, अब वह देहातों की आम जनता तक पहुंच गया। पर इसके साथ इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय राजनीति में खिलाफत के प्रश्न को लाना गांधी की एक बहुत बड़ी भूल थी। 1921 का मोपला विद्रोह और हिंदुओं की नृशंस हत्याएं इसी का परिणाम थी। असहयोग आंदोलन के समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो एकता थी, 1923 एवं 1927 के मध्य उसका स्थान हिंदू मुस्लिम दंगों ने ले लिया। एक ओर यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम थी, तो दूसरी ओर जैसा कि सुभाष कश्यप कहते हैं, सांप्रदायिकता और धर्मांधता के खिलाफत रूपी भुजंग को दूध पिलाने की गांधी की भूल का। थैंक यू वेरी मच।